हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहां देख रहे हैं ग्रेविटेशन का रैपिड पीवाईक्यू सीरीज। जितना जल्दी हो सके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे एंड पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 50,000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, सीधा बात करूंगा, ये वैल्यूज आपको याद करनी है। एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे इस पूरे सेशन का पीडीएफ आपको दे दूंगा, कहां दूंगा आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका केपलर्स फर्स्ट लॉ। तीनों लॉ आपको पढ़ने हैं, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला लॉ क्या बोलता है कि प्लैनेट की जो ऑर्बिट है वो उसका शेप क्या है? एलिप्स। देखो, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। ये जो ओवल शेप आपको दिखता है इसको एलिप्स बोलते हैं। इसके दो फोकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसके दो फोकस होते हैं जिनको प्लूरल में हम फोसाई बोलते हैं या फोकाई बोलते हैं। एंड सन जो है इट इज एट वन ऑफ द फोकाई या फोसाई, ठीक है। दो फोकस होते हैं, सन एक फोकस के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका पहला लॉ है। द पोजीशन ऑफ द सन इज इंडिकेटेड बाय एस। इतना ही है। दूसरा लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ एरियाज। यहां पे बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये भी याद रखना, सेकंड लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ एरियाज। ये भी आपको कहीं पे एमसीक्यू में या ऑड मैन आउट ऐसा कुछ तो नेम द फॉलोइंग वगैरह में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द केपलर्स सेकंड लॉ। तो क्या लिखने का? लॉ ऑफ एरियाज, ठीक है। अभी देखो, सन को हमने डिनोट किया है एस से और अर्थ की पोजीशन को मैं डिनोट करता हूं ए से। अब सन और अर्थ को ज्वाइंट करने वाली एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। लाइन एस ए, लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है, लेकिन ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन, एस ए, ठीक है। अब अपना अर्थ ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाता है, ठीक है। तो ये जो लाइन थी उसने कुछ एरिया कवर किया ना, ये देखो, ये जो लाइन थी उसने ये एरिया, इतना एरिया कवर किया, एरिया ए एस बी। अब मान लो अपना जो अर्थ था उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने को कितना टाइम लगा? 1 मंथ लगा। तो 1 मंथ में कितना एरिया कवर हुआ? एरिया ए एस बी कवर हुआ। सिंपल बात है, दिमाग में जा रही है। अच्छा, फिर एक दूसरी पोजीशन कंसिडर करो। अपना अर्थ पोजीशन सी पे है, फिर से सन और अर्थ को ज्वाइंट करने वाली लाइन बनाएंगे सी एस, ठीक है। अब अपना अर्थ फिर से पॉइंट सी से पॉइंट डी पे जाता है, फिर से कुछ एरिया कवर हुआ। लाइन सी एस उसने कुछ एरिया कवर किया हुआ है, ये वाला एरिया। उस एरिया का नाम क्या है? एरिया सी एस डी। अब मान लेते हैं फिर से पॉइंट सी से पॉइंट डी जाने को कितना टाइम लगा? 1 मंथ। मतलब ये एरिया भी, एरिया सी एस डी, ये भी 1 मंथ में कवर हुआ। एरिया ए एस बी, ये भी 1 मंथ में कवर हुआ। तो दोनों को 1 महीना लगा कवर होने के लिए, सेम टाइम लग रहा है, मतलब दोनों एरिया भी इक्वल हैं। अब ध्यान से सुनना, लॉ क्या बोलता है? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, प्लैनेट और सन को ज्वाइंट करने वाली जो लाइन है, इट विल कवर, स्वीप मतलब क्या? कवर। इट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों एरिया को कवर होने को 1 महीना लगा, तो ये दोनों एरियाज इक्वल हैं, ठीक है। सो एरिया ए एस बी इज इक्वल टू एरिया सी एस डी। ये होता है आपका लॉ ऑफ एरियाज। एक और पोजीशन कंसिडर करो कि आपका अर्थ मान लेते हैं पॉइंट ई पे है, फिर एक लाइन बना रहा हूं सन और अर्थ को ज्वाइंट करने वाली, ठीक है। फिर अपना अर्थ धीरे करके 1 महीने में पॉइंट एफ पे आता है। तो मुझे बताओ, ये जो लाइन ई एस है उसने ये एरिया कवर किया, ये वाला, इस एरिया को बोलेंगे एरिया ई एस एफ। इसको भी कवर होने को कितना टाइम लगा? मान लेते हैं इसको भी कवर होने को 1 मंथ लगा। तो ये तीनों एरिया इक्वल हो जाएंगे। एरिया ए एस बी इज इक्वल टू एरिया सी एस डी इज इक्वल टू एरिया ई एस एफ। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरियाज। याद कर लो, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन विल स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलो, तीसरा लॉ क्या बोलता है? अपने अर्थ को एक चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, ठीक है। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है? टाइम टी। टी टाइम में एक चक्कर अपना अर्थ लगाता है। अब मुझे बताओ, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है क्या वो हमेशा कांस्टेंट रहता है? नहीं रहता। अब इस पोजीशन में डिस्टेंस इतना है। फॉर एग्जांपल, अगर अपना अर्थ इस सेकंड पोजीशन में आता है, ये पहली पोजीशन थी, सेकंड पोजीशन में डिस्टेंस कम है। अच्छा, अर्थ अपना इस थर्ड पोजीशन में है, तो यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है। तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। तो हम क्या लेते हैं? हम सारे डिस्टेंसेस को कंसिडर करके एक एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं, उसको हम बोलेंगे स्मॉल आर। क्या बोलेंगे? स्मॉल आर, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, ठीक है। तो अपना तीसरा लॉ क्या बोलता है? फटाफट समझ लो। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन,
स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, मतलब कितना हो गया टी स्क्वायर. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस. मीन मतलब क्या, एवरेज. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन क्या होती है, अल्फा. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन. ठीक है, तो टी स्क्वायर अल्फा आर क्यूब. ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाने के लिए अगर मुझे इक्वल टू डालना है, ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा के मैं क्या लगाता हूं, एक कांस्टेंट लगाता हूं. सर कांस्टेंट क्या होता है, यहां पे लिखता हूं. कांस्टेंट क्या होता है, इट इज नथिंग बट एक वैल्यू होती है और उस वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया जाता है. एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके वो वैल्यू मेजर की जाती है. ठीक है, तो यहां पे मैंने कांस्टेंट लगाया के एंड उसके बाद में रहेगा आर क्यूब. अब मैंने आर क्यूब को डिनोमिनेटर में ले लिया, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के. डब्बा बना दिया, ये बन गया मेरा केपलर का थर्ड लॉ. बहुत सिंपल है. द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन. टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के. इतना अपने को लर्न करना है, इतना अपने को याद रखना है. ये तीनों लॉ समझ में आ गए. न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विल अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स. दुनिया में, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद सम डेफिनेटिव फोर्स. जैसे अर्थ है, अर्थ और मून के बीच में कुछ अट्रैक्शन है. ठीक है, अर्थ और जुपिटर के बीच में कुछ अट्रैक्शन है. जुपिटर और अपना जो मून है उसके बीच में भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा. यस और नो. चलो, किसी दूसरे गैलेक्सी में, एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर कोई स्टार है, तो उस स्टार और हमारे अर्थ के बीच में भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. मेरे हाथ में ये रिमोट है, इसके और मेरे बीच में भी कोई अट्रैक्शन है. मेरे हाथ में ये पेन है, इसके और मेरे बीच में भी कोई अट्रैक्शन है. ये मेरे पास इधर माउस है, ये माउस और मेरे बीच में भी कोई अट्रैक्शन है. तो पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद सम डेफिनेटिव फोर्स. मैं यहां खड़े रह के पढ़ा रहा हूं, आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, आप और मेरे बीच में भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ये होता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. समझ में आ गई बात. चलो, अपन ने यहां पे दो ऑब्जेक्ट लिया, एक ब्लू वाला एक ग्रीन वाला. ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद फोर्स एफ. ब्लू वाला भी ग्रीन को अट्रैक्ट करता है, ग्रीन वाला भी ब्लू को अट्रैक्ट करता है विद फोर्स एफ. दोनों का मास मैंने बोला, एक का बोला m1, दूसरे का बोला m2. तो अपना लॉ क्या बोलता है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट. मतलब जो फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, मतलब m1 इंटू m2. सिंपल. अच्छा, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है, कैपिटल नहीं, स्मॉल d. ठीक है, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. इनवर्स प्रोपोर्शन है, मतलब वो अभी डिनोमिनेटर में आएगा. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, d स्क्वायर. तो अब ये अल्फा हटाना है ना, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटानी है, इज इक्वल टू लगाना है. तो मैं क्या लगाता हूं, F इज इक्वल टू कैपिटल G. कैपिटल G क्या है तुम्हारा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक वैल्यू है. ठीक है, कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर. ये बन जाता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है. ठीक है, G की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर. ये वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए. यहां तक की सारी बात क्लियर है. अच्छा, अभी ये समझ लो, इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल. अगर मैं मास को डबल कर दूं तो क्या हो जाएगा, मुझे बताओ. F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 और m2 को मैंने डबल कर दिया, मैंने लिखा 2m2. ठीक है, अपॉन d स्क्वायर. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इधर ही लिखेंगे. चलो, वो जो 2 है उसको मैं इधर ले सकता हूं, 2g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर बराबर है. और ये g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर क्या है, नथिंग बट फोर्स बराबर है. तो अपने को क्या मिला, 2f. सो व्हाट विल हैपन, अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाता है, फोर्स भी डबल हो जाएगा. ठीक है, इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, द फोर्स इज डबल्ड. ठीक है, सिंपल बात समझ में आ गई आपको. किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल हो जाता है तो फोर्स भी डबल हो जाएगा. इफ द डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, अगर मैंने डिस्टेंस जो है उसको ट्रिपल कर दिया तो क्या हो जाएगा, मेरे को बताओ. F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपॉन 3d ब्रैकेट स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे इधर ही, G m1 m2 अपॉन 9d स्क्वायर बराबर है. अब वो जो डिनोमिनेटर में जो 9 है ना, उसको मैं ऐसा 1 अपॉन 9 ब्रैकेट G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं. डिनोमिनेटर में जो 9 था उसको मैंने साइड में ले लिया, 1 अपॉन 9 कर दिया. तो मुझे बताओ, इसको मैं यहीं पे लिखने की कोशिश करता हूं, 1 अपॉन 9 इंटू.
तो आपका फोर्स, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, F/9 ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस ट्रिपल हो गया, द फोर्स विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9। फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना। F/9 आपका जो ओरिजिनल फोर्स था वो डिवाइड बाय 9 हो गया, द फोर्स विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9, ऐसा आपको लिखना है। चलो अभी कमेंट में मुझे बताना, कमेंट में बताना इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड, अगर डिस्टेंस हमने डबल कर दिया तो क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है, ये मुझे आप बताना, कमेंट में बताना। अब इस पूरे सेशन का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, अपने इजी लर्निंग एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है। डाउनलोड करो, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो, रजिस्टर करो, फिर थोड़ा नीचे जाओगे, फ्री मटेरियल में आपको दिखेगा फ्री कंटेंट में दिखेगा क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, उसके अंदर दिखेगा साइंस रैपिड पीवाईक्यू सीरीज। इसके अंदर जितने भी अपने आगे सेशंस होंगे, आई विल ट्राई सारे 20 चैप्टर, रोज एक चैप्टर करके हम सारे 20 चैप्टर कवर करने वाले हैं रैपिड रिविजन में, तो सबका आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो दूसरी बात, अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, अभी आप 10th में हो, आगे 11th में जाओगे, या फिर अभी जस्ट आप 10th में आए हो एंड रिवाइज करने के लिए देख रहे हो, तो आपको एक बता दूं, अपने पास 9th 10th 11th 12th सबका बैचेस अवेलेबल है इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। 9th एंड 10th में अपन सेमी इंग्लिश दोनों फुल सिलेबस ऑल सब्जेक्ट कवर करते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। और 11th 12th में अपना फोकस किसके ऊपर है, बोर्ड एग्जाम साइंस पूरा पढ़ाएंगे आपको, महाराष्ट्र बोर्ड का, ठीक है। MH बोर्ड का साइंस रहेगा और साथ में MHTCT का भी फुल प्रिपरेशन आपको करवाया जाएगा, ठीक है। 11th के बैच का नाम उड़ान होता है, 12th के बैच का नाम परिश्रम होता है, ठीक है। ये अपना 10th स्टैंडर्ड का 2025 का रिजल्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, गुंजन है स्कोर्ड 100%, वेंकटेश को 100% आए हैं एंड 127 बच्चे हैं जिन्होंने 90% से भी ज्यादा मार्क्स लाए हुए हैं, ठीक है। बैच में इन जनरल आपको क्या क्या मिलता है, लाइव क्लासेस मिल जाते हैं जहां पे पूरा सिलेबस कवर किया जाता है, टेस्ट सीरीज में आपको MCQs भी मिलते हैं और सब्जेक्टिव टेस्ट भी मिलेंगी। पर्सनल मेंटरशिप में आपको एक स्पेशल IVR नंबर दिया जाता है, आप किसी भी टीचर को डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हो, चाहे मुझसे आपको बात करनी है, डाउट है तो मुझे कॉल करके आप बात कर सकते हो, आई एम अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। एक बार आप बैच ज्वाइन कर लेते हो, उसके आगे आने वाला कोई भी बैच है तो उसका एक्सेस आपको मिल जाता है, ठीक है। खजाना मतलब क्या, पुराने बैचेस में भी जो पढ़ाया रहेगा, जो टेस्ट दिया रहेगा, जो नोट्स दिया है वो भी आपको मिल जाएगा। एंड एग्जाम के पहले आपकी रहेगी लाइव रिविजन, किस पे कंडक्ट की जाती है, जूम पे कंडक्ट की जाती है, ये यहाँ पे बता दो, ठीक है। तो कोई भी आपको इंक्वायरी है, कोई भी पढ़ने में दिक्कत आती है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, बैच के बारे में पूछना है, तो हमारे एजुकेशनल काउंसलर से आप बात कर सकते हैं, ये दोनों नंबर के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, G = Gm/r², ठीक है। यहां पे मुझे बताओ, G मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ, और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। सिंपल है, फॉर्मूला आपको याद करना है, लर्न करना है, ये फॉर्मूला Gm/r², ठीक है। चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, अब क्या होगा, आपका जो अर्थ है ना वो परफेक्टली राउंड नहीं है, स्फीयर नहीं है, थोड़ा वो ऊपर से दबा हुआ है और बीच से फैला हुआ है। देखो, द वैल्यू ऑफ G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन अर्थ, पूरे अर्थ पे G की वैल्यू सेम नहीं रहती। दिस इज बिकॉज द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, आपका जो अर्थ है वो परफेक्ट गोला नहीं है, ड्यू टू रोटेशन, वो कंटिन्यूसली रोटेट करता है, घूमता है ना ऐसा ऐसा। इट बल्जेस एट द इक्वेटर एंड फ्लैटर एट द पोल्स, इक्वेटर से फैल गया है और ऊपर से चपटा हो गया, पोल्स जो होता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां से वो चपटा हो गया, इक्वेटर से फैला हुआ है, ठीक है। द अर्थ्स रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल। मुझे बताओ, रेडियस समझते हो, सेंटर से लेके सरफेस तक का अगर मैं एक डिस्टेंस निकालूं तो वो रेडियस होगा, तो इट इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर, ठीक है, लार्जेस्ट एट द इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल्स, बराबर बात है। तो अब मुझे बताओ, आपका जो फॉर्मूला है Gm/r², अगर R की वैल्यू कम होगी तो G की वैल्यू बढ़ेगी, इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, आपका जो R है रेडियस ऑफ अर्थ वो डिनोमिनेटर में है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन है R और G के बीच में, R की वैल्यू कम होगी तो G की वैल्यू बढ़ेगी, एंड अगर R की वैल्यू बढ़ेगी तो G की वैल्यू कम होगी, बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, ग्रेविटी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां पर होगी, पोल्स पे रहेगी स्ट्रॉन्गेस्ट, बराबर, एंड इक्वेटर पे रहेगी वीकेस्ट, ठीक है। रेडियस बड़ा है तो ग्रेविटी कम है, रेडियस कम है तो ग्रेविटी ज्यादा है। देखो, द वैल्यू ऑफ G इज हाईएस्ट एट द पोल्स, कितना है, 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको याद करना है, ये लर्न करना है।
द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज विथ डिक्रीजिंग लैटिट्यूड एंड लोएस्ट एट द इक्वेटर। लैटिट्यूड मतलब क्या? जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ आते हो, नीचे 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 आते हो, तो उसको डिक्रीजिंग लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। एंड इज लोएस्ट एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे सबसे कम रहेगी 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल बात समझ में आ गई। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, ये तीनों लर्न करने हैं आपको। चेंज अलोंग द सरफेस, फिर चेंज विथ हाइट। अब यहां पे मेरी बात समझना, स्मॉल जी का फॉर्मूला यहां पे अपन लिखेंगे जीएम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये जो स्मॉल आर है ना, इसका क्या मतलब है आपको यहां पे बता देता हूं। स्मॉल आर क्या होता है? आर प्लस एच। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। और एच क्या है? हाइट। तो जैसे हम अर्थ के ऊपर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो हम स्मॉल आर का इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। रेडियस कैपिटल आर प्लस हाइट, ऊपर जा रहे हैं ना, तो चेंज विथ हाइट। मेरे को बताओ क्या होगा? एज वी गो अबाउट द अर्थ सरफेस द डिस्टेंस इन द इक्वेशन जीएम अपॉन आर स्क्वायर इंक्रीजेस कॉजिंग जी टू डिक्रीज। इधर भी मेरे को बताओ, आपका जो आर है अगर वो बढ़ेगा तो जी क्या होगा? कम होगा। इनवर्स प्रपोर्शन है। तो जितना आप अर्थ से दूर जाते हो, ग्रेविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, बराबर है। फॉर स्मॉल हाइट कंपेयर टू द अर्थ रेडियस द डिक्रीज इन जी इज नेग्लिजिबल। अगर आप बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाते, मतलब अगर आप एक बिल्डिंग के टेरेस पे खड़े हो या आप एक एरोप्लेन में उड़ रहे हो फॉर एग्जांपल, तो जी की वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, नेग्लिजिबल डिफरेंस आता है, ठीक है। अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर, बराबर है। ये भी आपको याद करना है, ये आपको लर्न करना है। अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। एट द हाइट ऑफ 10 किलोमीटर, जो प्लेन है वो 10 किलोमीटर के हाइट पे उड़ता है, द टोटल डिस्टेंस बिकम्स 6410 किलोमीटर एंड द चेंज इन जी इज नेग्लिजिबल, ठीक है। अर्थ के ऊपर प्लेन कितने डिस्टेंस पे उड़ता है? 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उड़ता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरे को बताओ? यहां से लेके आप काउंट करोगे ना ऐसा, ये आपका आर है, तो आर प्लस एच कितना हो गया? स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर प्लस एच कितना हो गया? 6400 प्लस 10 इज इक्वल टू 6410। तो बहुत कम फर्क पड़ने वाला है, जी के वैल्यू में बहुत कम फर्क पड़ेगा, नेग्लिजिबल डिफरेंस आएगा इसकी वजह से, ठीक है। लेकिन अगर आप अर्थ से बहुत दूर चले जाते हो, एग्जाम्पल फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ द हाइट इज मच लार्जर। मतलब एक सैटेलाइट की बात करूं मैं, अगर ये सैटेलाइट अर्थ से 35,700 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो यहां पर जी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है। द सिग्निफिकेंट चेंज इन द डिस्टेंस मस्ट बी अकाउंटेड फॉर एज इट नोटिसेबली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ जी। मुझे एक बात बताओ, अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करें तो उसका डिस्टेंस है 35,700 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0.225, ठीक है। उतने डिस्टेंस पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 35,700 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ का सरफेस। समझ में आया? वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी विथ हाइट। तो अपन ने अभी दो बात देखी। शेप के साथ मुझे बताओ क्या फर्क था? ग्रेविटी वॉज लार्जेस्ट किधर? एट पोल्स, एंड वीकेस्ट नहीं बोलूंगा, लोएस्ट एट इक्वेटर, ठीक है। दोनों की वैल्यूज आपको याद करनी है। फिर एल्टीट्यूड की क्या बात थी? जितना ऊपर जाओगे उतना ग्रेविटी कम होता है। छोटा डिस्टेंस रहेगा तो चेंज इन वैल्यू ऑफ जी इज नेग्लिजिबल, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा ग्रेविटी के अंदर, बराबर है, जी के अंदर। एंड डेप्थ की बात करें, यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चेंज विद डेप्थ, अगर आप अर्थ के अंदर जाते हो खड्डा करके तो क्या चेंज आएगा? फटाफट समझ लेते हैं, आ जाओ। चेंज विद डेप्थ, द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। ध्यान से सुनना, आप अर्थ के अंदर जा रहे हो खड्डा करके, ठीक है, मान लो आप यहां पहुंच गए, the value of r will decrease and one would think that the value of g should increase as per the formula g is equal to gm upon r square। तो मुझे एक बात बताओ, ये आपका सेंटर था और आप यहां पर हो, तो इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल r कहूंगा। तो अपना फॉर्मूला क्या है? g is equal to gm upon r square। तो मुझे बताओ, अगर r कम हो रहा है तो g बढ़ना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या लगता है कि अगर r कम हो रहा है, आप अंदर जा रहे हो, जितना अंदर जाओगे यहां पहुंच गए आप, जितना अंदर जाओगे आर की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, ऐसा हमें लगता है एज पर द फॉर्मूला, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है? द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स फेल्ट बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस। मतलब इस फॉर्मूला में जो m है ना, ये m
m की वैल्यू भी डिक्रीज होती है, which means that the value of m also decreases as a combined result of change in r and m. The value of g decreases as we go deep inside the earth. इसके पीछे का रीजन क्या है वो आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है, ये क्यों होता है वो आपको समझा देता हूं। मान लो आप इस पोजीशन पे आ गए, आप खड्डा करते करते अंदर गए, इस पोजीशन पे आप आ गए। अभी अंदर का जो अर्थ है ना, आप अंदर वाला जो अर्थ मैंने बताया, आप समझ लो उसके सरफेस पे खड़े हो, ठीक है। अंदर वाले अर्थ को अभी अपन थोड़ा साइड में रखेंगे, बाहर का अर्थ अपन कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलो आप इस पोजीशन पे हो, मुझे बताओ आप अर्थ के अंदर हो ना, तो आपके ऊपर अर्थ है, तो वहां से अट्रैक्शन आता है, ऊपर का जो पार्ट है ना वो आपको ऊपर की तरफ खींचता है। एक्चुअली में ग्रेविटी कहां से आती है पता है? मास की वजह से आती है, मास की वजह से। आपके ऊपर मास है तो आपको ऊपर की तरफ अट्रैक्शन आएगा, एंड नीचे भी है, नीचे भी मास है ना ये सारा, तो आपको नीचे की तरफ भी अट्रैक्शन आएगा। ऊपर से भी खिंचाव आ रहा है, नीचे से भी खिंचाव आ रहा है, तो कुल मिला के होता क्या है ना, द ऑपोजिट फोर्सेस कैंसल ईच अदर। ऊपर का अट्रैक्शन नीचे का अट्रैक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो क्या होता है, अभी आप अंदर का अर्थ कंसिडर करो, ठीक है। अभी बाहर का अर्थ ऊपर से भी खिंचा हुआ है, नीचे से भी खिंचा हुआ है, तो पूरा ये वाला पार्ट जो है बाहर का पार्ट, ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, उसका जो इफेक्ट है वो कैंसल आउट हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आपके लिए अगर आप अंदर जा रहे हो, डेप्थ में जा रहे हो, तो आपके लिए इतना ही अर्थ बचेगा जो ग्रेविटी दे रहा है। बाहर का जो पार्ट था वो कैंसल आउट हो गया, ऊपर से भी पुल आ रहा था, नीचे से भी पुल आ रहा था, तो उसका जो इफेक्ट था बाहर वाले पार्ट का, उसका जो इफेक्ट था वो कैंसिल हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पर क्या हुआ मुझे बताओ, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस। अर्थ छोटा हो जाता है आपके लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? द पार्ट ऑफ द अर्थ विच क्रिएट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अर्थ छोटा हो जाता है। द वैल्यू ऑफ m डिक्रीजेस इन द फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है Gm/r², यहां पे m की वैल्यू कम हो जाएगी, एंड जैसे जैसे m की वैल्यू कम होगी, आप जितना जितना अंदर जाओगे, आपके लिए अर्थ, आप अगर यहां पे आ गए मेरे को बताओ, तो आपके लिए अभी ये सेंटर है, मान लो ये सेंटर है, तो आपके लिए अर्थ इतना ही बचा, इतना ही बचा। बाहर का पूरा अर्थ कैंसिल आउट हो जाएगा, उसका जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो जितना आप अंदर जाते हो m की वैल्यू डिक्रीज होती है ना। अब मान लो आप एकदम सेंटर पे आ गए, सेंटर। सिंपल बात बताओ, ऊपर से खिंचाव आएगा, नीचे से भी खिंचाव आएगा, तो दोनों फोर्स कैंसिल हो गए। लेफ्ट से भी खिंचाव आ रहा है, राइट से भी खिंचाव आ रहा है, दोनों फोर्स कैंसिल हो गए। एंड इसी प्रकार से चारों तरफ से आपको अट्रैक्शन आ रहा है फ्रॉम ऑल द साइड्स, एंड सारे फोर्सेस कैंसिल हो जाते हैं। ऑल द अपोजिंग फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, एंड m की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहां पे ये जो कैपिटल M है ना, मास ऑफ अर्थ, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो आपको पूरा आपका जो फॉर्मूला है Gm/r², इसके अंदर m भी जीरो हो गया, ये m भी जीरो हो जाएगा, r भी जीरो हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो g क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द वैल्यू ऑफ g बिकम्स जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो आंसर में क्या लिखना है? अगर क्वेश्चन आया तो क्या लिखोगे? देखो, दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान से सुनना। एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ g चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। g की वैल्यू क्यों चेंज होती है इफ वी गो इनसाइड द अर्थ? तो जैसा टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ दिया है वो लिखना है आपको, ये ठीक है। द वैल्यू ऑफ g चेंजेस, द वैल्यू ऑफ r डिक्रीजेस। वन वुड थिंक दैट द वैल्यू ऑफ g शुड डिक्रीज एज पर द फॉर्मूला। हमें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो डिक्रीजेस। वैल्यू ऑफ m डिक्रीजेस एज अ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ चेंज इन r एंड m। द वैल्यू ऑफ g बिकम्स डिक्रीजेस एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ। जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है भाई। अगर ऐसा सवाल आया, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ g इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, बाकी सब कुछ सेम, लेकिन सिर्फ ये जो लास्ट सेंटेंस है ना, यहां से लेके यहां तक, इसमें हमें बदलाव करना है। इसमें आप क्या लिखोगे? डिक्रीजेस एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ, उसकी जगह पे लिखोगे एज द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ चेंज इन r एंड m, द वैल्यू ऑफ g बिकम्स, ठीक है, द वैल्यू ऑफ g बिकम्स जीरो at the center of the earth, at the center of the earth। समझ में आई मेरी बात? ठीक, थोड़ा घाई घाई में लिख रहा हूं, इससे हैंडराइटिंग खराब आ रही है, लेकिन मुद्दा समझना। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आता है, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है व्हाई द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस, तो अपन नॉर्मल आंसर लिखेंगे। अगर पूछते हैं व्हाई द वैल्यू ऑफ g इज जीरो, तो सिर्फ उतने, उसमें इतना ही बदलाव करना है, लास्ट का जो पॉइंट है उसमें थोड़ा सा बदलाव करके लिखना है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ नहीं लिखना है, जितना टेक्स्ट बुक में है उतना ही लिखना है हमें।
ठीक है, नवनीत के बुक में कुछ अलग दिया है, टारगेट में कुछ अलग दिया है, यहाँ कुछ अलग दिया है, टीचर ने कुछ अलग पढ़ाया, डोंट वरी, जो टेक्स्ट बुक में है वो हम लिखने वाले हैं। इतना बात समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। मास और वेट, इसके बीच का डिस्टिंग्विश काफी बार पूछते हैं, फटाफट देख लेंगे। आइए, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है उसको मास बोलते हैं। उसका एसआई यूनिट क्या है? केजी, किलोग्राम। ठीक है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यहां पे लिख देता हूं, स्केलर। स्केलर का मतलब क्या? इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। आप पूछोगे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, बताता हूं, नो डायरेक्शन। ठीक है, स्केलर और वेक्टर दो प्रकार की क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अब आप पूछोगे सर मैग्नीट्यूड मतलब क्या? मैग्नीट्यूड मतलब ओनली एक वैल्यू, जैसे 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 5, 10, 15, ये क्या है? वैल्यू है ना, उसकी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती, एंड इसकी वैल्यू सेम एवरीवेयर। इट डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लैनेट। अगर मेरा मास मान लेते हैं अर्थ पे, अर्थ किधर है? एक अर्थ बना दो इधर, छोटा सा अर्थ, ये अर्थ है। अर्थ पे 75 केजी है, सैटर्न पे भी 75 केजी है, जुपिटर पे भी 75 केजी है, यूरेनस नेपच्यून पे भी चले जाओ 75 केजी है। मास चेंज नहीं होता, इट इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, मास चेंज नहीं होगा, मास इज कांस्टेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या होता है आपको बताता हूं। जैसे दो बच्चे हैं यहां पे, ठीक है, इनर्शिया इज द टेंडेंसी टू डू नथिंग, कुछ ना करने की जो आदत है या टेंडेंसी है। जैसे एक मोटा आदमी है, ठीक है, मोटा मोटा आदमी है, उसका मास ज्यादा रहेगा। यहां पे बताओ मेरे को, मास ज्यादा रहेगा तो इनर्शिया भी ज्यादा रहेगा। एंड अगर उस मोटे आदमी को मूव करना है, हिलाना है, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर एक पतला पतला आदमी है, बच्चा है, उसका मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम रहेगा, तो उसको मूव करना आसान है, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल बात याद रखना, जितना इनर्शिया ज्यादा उतना मूव करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, सो हायर द मास हायर इज द इनर्शिया। जितना मास ज्यादा उतना इनर्शिया ज्यादा, उतना ही ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा उस पर्सन को या उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। ये आपका हो गया मास। ठीक है, डिस्टिंग्विश आपको लिखना है मास और वेट के बीच में। तो वहां पे जो जो लिखा था हमने कि मास क्या होता है, उसके डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, फिर उसका एसआई यूनिट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इट डज नॉट चेंज, इट इज सेम एवरीवेयर, है ना। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वैसे ही वेट का बताऊंगा आपको अभी। वेट क्या होता है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ, अर्थ मुझे खींच रहा है नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो अर्थ मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है, तो जो फोर्स है ना उसी को मेरा वेट बोलेंगे। एक बात बताओ, फोर्स जो है इट इज इक्वल टू वेट, बराबर। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम क्या है? अर्थ का मास। स्मॉल एम क्या है? मेरा मास, है ना। अर्थ और मेरे बीच की बात हो रही है, तो कैपिटल एम अर्थ का मास, स्मॉल एम मेरा मास, एंड नीचे क्या रहेगा? आर स्क्वायर। ये क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। मैं सरफेस पे खड़ा हूं तो रेडियस ऑफ अर्थ। अब मुझे बताओ, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ये जो है इट इज नथिंग बट स्मॉल जी। यस, तो कैन आई से डब्ल्यू इज इक्वल टू जी इंटू एम। जीएम लिखने से अच्छा अपन उसको एम इंटू जी लिखेंगे तो समझ में आएगा। आपका जो मास है इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज द वेट। वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। अर्थ और मेरे बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वही मेरा वेट है। ठीक है, चलो, वेट इज इक्वल टू एम जी, अर्थ का कैपिटल एम, बच्चे का स्मॉल एम। ठीक है, चलो, इतना बात क्लियर हो गया। अब W इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम जी, ये अपन ने बता दिया पहले। वेट बीइंग अ फोर्स, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। वेट क्या है? फोर्स है ना, तो उसका एसआई यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन रहेगा। मास का क्या था? किलोग्राम था, केजी था। ऑल्सो वेट बीइंग अ फोर्स, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी इसका मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा, उसकी एक वैल्यू भी है, और उसकी डायरेक्शन कहां है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। बिकॉज अर्थ मुझे खींच रहा है ना, कहां खींच रहा है? नीचे की तरफ खींच रहा है, तो मेरा जो वेट है उसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेक्टर क्वांटिटी है। As the value of g is not same everywhere, the weight of an object will change from place to place, though its mass is constant everywhere. मास कांस्टेंट है सब जगह पे, लेकिन वेट चेंज होगा। मुझे बताओ, आप अर्थ पे खड़े हो तो यहाँ पे g का वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है।
आप सन पे चले जाओ, जी की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, तो वहां पे आपका वेट बहुत बढ़ जाएगा। आप जुपिटर पे चले जाओ, वहां पे जी की वैल्यू अलग है, तो वहां पे वेट अलग है। सैटर्न पे चले जाओ, जी की वैल्यू अलग है, वेट अलग है। आप ब्लैक होल के पास चले जाओ, वहां पे जी की वैल्यू कुछ अलग ही होगी, आपका वेट वहां पे बहुत कुछ अलग हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे जी की वैल्यू चेंज होती है, वेट भी चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एकदम क्लियर हो गया मास और वेट। फ्री फॉल क्या होता है? When an object or a body falls towards the earth, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो गिर रहा है नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी अलोन, सिर्फ अर्थ के ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिर रहा है, इसको हम फ्री फॉल कहते हैं। अब देखो व्हाट इज फ्री फॉल, व्हेन इज इट पॉसिबल, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई जो हमने अभी देखी। कोई ऑब्जेक्ट है जो गिर रहा है अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, उसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो, मतलब अभी ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में गिर रहा है क्या? नहीं, इसकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा, धीरे 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 उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। अर्थ की जो ग्रेविटी है वो क्या है? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे ही उसको मैं छोड़ूंगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है। ठीक है, द वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। बराबर बात है। During free fall, the frictional force due to air opposes the motion of the object and a buoyant force also act on the object. जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जो नीचे की तरफ गिर रहा है, लेकिन हवा में भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं? अपना जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन को अपोज करते हैं, उसको थोड़ा ऊपर की तरफ धक्का देते हैं, इसको बुoyant फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू फ्री फॉल नहीं है। दिस is not true free fall। ठीक है, यहां पर ऑपोजिट फोर्स आ रहा है ना एयर मॉलिक्यूल्स का, तो ये ट्रू फ्री फॉल नहीं है। ट्रू फ्री फॉल कब होगा? ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहां पे कुछ भी नहीं है, कोई एयर नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, कुछ भी नहीं, एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, बाकी कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा, उसको ट्रू फ्री फॉल बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो एस्केप वेलोसिटी अपन देख लेंगे फटाक से। एक बॉल दिख रहा है आपको मेरे पीछे, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब आप इसको ऊपर फेंकते हो, बॉल को फेंको या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको, वो ऊपर जाता है, रुकता है और नीचे आता है। आपने उसको ऊपर फेंका तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, इट बिकम्स जीरो एट अ सर्टेन हाइट एंड देन द बॉल विल फॉल बैक ऑन द अर्थ। आपने उसको ऊपर फेंका, वो ऊपर जाके रुका और नीचे आया, बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर जाके रुका और नीचे आया, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, वापस नीचे गिरा। बराबर है। As the initial velocity of the ball increases, the height reached by the ball also increases। जितना स्पीड से उसको फेंकोगे उतना वो ऊपर जाएगा, जितनी स्पीड से फेंकोगे उतना वो ऊपर जाएगा। बराबर बात है। मुझे बताओ, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस एज वी गो हायर अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ से जितना आप दूर जाते हो, जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। Hence, the downward pull of the earth on the ball decreases as the ball goes up। तो बॉल जितना जितना अर्थ से दूर जाएगा उतना उसके ऊपर ग्रेविटी का जो पुल है वो कम होते जाएगा। मुझे बताओ, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस जी जीरो हो जाता है। ठीक है, एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो अगर हमने उस बॉल को इतना स्पीड से फेंका कि वो वहां जाए, इंफिनिटी पे चला जाए, तो अर्थ की ग्रेविटी उसको वापस नहीं खींच पाएगी एंड वो बॉल वहीं पे जाके रुक जाएगा, इंफिनिटी पे जाके रुक जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड अ पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से हम उसको फेंकेंगे, उसको हमने इतना बढ़ा दिया, एक वैल्यू से ज्यादा बढ़ा दिया, द बॉल इज एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल ऑफ द अर्थ। अर्थ उसको वापस नहीं खींच पाएगा। इन दिस केस द बॉल विल एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के ग्रेविटी को एस्केप कर जाएगा एंड इट डज नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ। इट रीचेज इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एंड कम्स टू रेस्ट देयर। मतलब ये एक बॉल है, उस बॉल को मैंने इतने स्पीड से फेंका, इतने इनिशियल वेलोसिटी से फेंका कि वो अर्थ के ग्रेविटी को एस्केप कर गया, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच गया और वहां जाके रुक गया। अब वो वापस नहीं गिरेगा। तो वो जो इनिशियल वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी से मैंने उसको फेंका, उसको कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, इसकी फिर से डेफिनेशन आपको आगे बता दूंगा, लेकिन ये इसका पूरा कंसेप्ट है जो आपको लर्न करना है, एग्जाम में पूछा गया है।
ठीक है, देखो द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दैट इट कैन एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। ये इसकी डेफिनेशन है। एक मिनिमम वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आप ऑब्जेक्ट को फेंकोगे ताकि वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटी को एस्केप कर जाए एंड वापस अर्थ के ऊपर ना गिरे, इसको हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। लर्न कर लेना, ये पूरा 6 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अपने वर्ड्स में लिखोगे चलता है, ज्यादा डेफिनेशन को चेंज मत करना, लेकिन ओवरऑल एक्सप्लेनेशन को थोड़ा अपने वर्ड्स में लिखोगे चलता है। कंसेप्ट समझ लो, थोड़ा अपने वर्ड्स में चलेगा। डेफिनेशन को, ये जो डेफिनेशन है पॉइंट नंबर 6, उसको जैसा है वैसा ही लिखना, चेंज मत करना। अच्छा, अब सारे न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मतलब क्या? जो बार बार रिपीट होते हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स रिकॉर्डेड वीडियो है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर अपन न्यूमेरिकल्स नहीं ले रहे हैं, कंसेप्ट ले रहे हैं। न्यूमेरिकल्स अलग से बनाया हुआ है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, एंड सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कवर किए हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, मुझे बताओ, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। द एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून इज लेस देन दैट ऑन द अर्थ, बराबर है ना? अर्थ का मास ज्यादा है तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी ज्यादा रहेगी और मून की एस्केप वेलोसिटी कम रहेगी। सिंपल बात बताओ, जितनी ग्रेविटी ज्यादा है उतनी वेलोसिटी ज्यादा लगेगी किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ को एस्केप करने के लिए। तो अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 11.2। अर्थ के लिए वी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मून पे ये वेलोसिटी कम होगी। एन ऑब्जेक्ट टेक्स, ये आपका पीवाईक्यू न्यूमेरिकल हो गया, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एस्केप द कंसेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी, जो हमने अभी ऑलरेडी पूरा कंसेप्ट आपको बताया। 3 मार्क के लिए पूछा गया तो आपको 6 पॉइंट लिखने हैं, तो वो प्रॉपर 6 पॉइंट आपको मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट, ये भी हमने देख लिया, ये न्यूमेरिकल है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन बता दी, फ्री फॉल की डेफिनेशन बता दी। एक्सप्लेन ऑन विच फैक्टर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स, तो इसमें अपने को तीनों लिखना है। सरफेस के वजह से, हाइट के वजह से चेंज हो रहा है, चेंज ड्यू टू हाइट, चेंज ड्यू टू सरफेस एंड चेंज ड्यू टू डेप्थ। तो ये तीनों लिख देंगे हम, कोई बात नहीं, लर्न करके जाएंगे, तीनों लिखेंगे 3 मार्क के लिए। ठीक है, ये फिर से एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन यहां पे मैंने दी हुई है। पहले वाली भी सेम ही थी ना? हाँ, सिर्फ यहां पे जब डेफिनेशन पूछेंगे ना तो बॉल के जगह पे आप क्या लिख देना? ऑब्जेक्ट लिख देना। ठीक है, ऑब्जेक्ट। Above a particular value of initial velocity of the object is able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever and will not fall back on the earth. This velocity is called escape velocity. Above a particular velocity, हमने उसको फेंका तो वो अर्थ के ग्रेविटेशन पुल को एस्केप कर गया, वापस अर्थ पे नहीं गिरेगा। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। बस लर्न कर लेना ये। व्हाट इज फ्री फॉल, व्हेन इज इट पॉसिबल, हमने कर लिया। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो भी हमने देखा, स्टेटमेंट उसकी जो है। The force is directly proportional to the product of the masses of the two objects, inversely proportional to the square of the distance between the two objects. बराबर है? If the distance between the two is tripled, how the gravitational force between them change? 1/9 हो जाएगा ना? Force upon 9, F/9 हो जाएगा। The force will decrease by a factor of 9, ये हमने लिखा। What will happen to the gravitational force if mass of the one object is doubled? Force becomes double, 2F हो जाता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हो गया। केपलर के 3 लॉ, ये भी हमने देख लिया। डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट देख लिया, ये आपका न्यूमेरिकल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वो विल द वैल्यू ऑफ जी बी द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ, ये आपका गिव रीजन जो मैंने आपको दिया। ठीक है, वो आपको लिखना है। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, ये अपन ने नीचे सॉल्व किया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड्स, ये न्यूमेरिकल हो गया। स्टेट द लॉज रिलेटेड टू द डायग्राम, तो इधर आपको तीनों लॉ लिखना है, ऑल 3 लॉज, केपलर के तीनों लॉज लिखने हैं। ठीक है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। एज वी राइज फ्रॉम द सरफेस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज, जितना आप ऊपर जाओगे जी डिक्रीज होगी। राइट द नेम ऑफ द लॉ शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब मुझे बताओ, यहां पे लॉ ऑफ एरियाज दिखाया गया है, केपलर्स सेकेंड लॉ, बराबर। अ टेनिस बॉल इज थ्रोन, ये अपन ने किया हुआ है सॉल्व, नीचे वीडियो मिल जाएगा आपको। ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड, ये अपन ने किया हुआ है। आयरन बॉल किया हुआ है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दो द मास इज कांस्टेंट, ये भी अपन ने देखा, गिव रीजन, यहां पे उसका आंसर भी दिया है मैंने प्रॉपर। मास रिमेन्स कांस्टेंट। वेट क्या है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट, बराबर। तो एज द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर, द वैल्यू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस।
ऑब्जर्व द गिवन फिगर शोइंग द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन एंड राइट द 3 लॉज, तीनों लॉज लिखने हैं। एक्सप्लेन बाय वैल्यू ऑफ जी चेंज इफ वी गो इनसाइड द अर्थ, ये अपन ने देख लिया। ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये आ गया। राइट प्रॉपर आंसर इन द बॉक्स। चलो 3D है ना इधर, तो F क्या रहेगा तुम्हारा? F विल बिकम G m1 m2 अपॉन 9D स्क्वायर, बराबर है। ऐसा ही लिख देना, सेम टू सेम ये लिख दो इधर। चाहिए तो इसको और थोड़ा आगे ऐसा करके F इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 G m1 m2 अपॉन D स्क्वायर, ऐसा लिख दो, ठीक है। मेटल बॉल ऑफ 5 kg फॉल्स फ्रॉम हाइट, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी सॉल्व किया हुआ है। बस यही आपका पीवाईक्यू, जो अपन ने अभी पढ़ा वही सब है, वही सब बार बार भी पूछा जा रहा है। एंड ये न्यूमेरिकल्स भी बार बार रिपीट होते हैं, काफी सारे न्यूमेरिकल रिपीट होते हैं, तो वो सारे के सारे सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी आपको कहीं पे दिक्कत है, एजुकेशनल काउंसलर को आप कॉल कर सकते हैं। आप किसी भी बैच में है, 9th में है, 10th में, 11th 12th में, उड़ान ज्वाइन करना है अगले साल, मुझसे डिटेल में पढ़ना है, 11th पढ़ना है, तो आप एजुकेशनल काउंसलर से बात कर सकते हैं। तो आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल। पूरे सेशन का पीडीएफ फ्री मटेरियल में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।